नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। अराकान से पिटोगे, भारत से लड़ोगे, ये सवाल बांग्लादेश के लिए है, क्योंकि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां इन दिनों है, जहां एक तरफ भारत के साथ लगातार बांग्लादेश के संबंध जो है वो बिगड़ते हुए नजर आए हैं। अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में हो रहे हमलों को लेकर भारत की सरकार ने बांग्लादेश को ये सख्त संदेश दे दिया है कि जब तक इन हमलों को रोका नहीं जाएगा तब तक भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो सामान्य नहीं हो पाएंगे। और बांग्लादेश एक तरफ जहां भारत से सटी तमाम सीमाओं पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर रहा है, तो इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जहां बांग्लादेश की नापाक हरकत नजर आई है और यूनिस सरकार के सलाहकार ने एक विवादित नक्शा दिखाया है। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई है जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। पूर्वोत्तर को अस्थिर करने की बांग्लादेश की यह साजिश है जिसका आज हम पर्दाफाश करेंगे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं महफूज। विवाद बढ़ने के बाद हालांकि महफूज ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। बांग्लादेश के कट्टर इस्लामिक नेता हैं महफूज आलम और उनकी तरफ से बांग्ला भाषा में एक पोस्ट जो है वो किया गया और पोस्ट में जिक्र इन बातों का था कि आखिर किस तरीके से जो भारत के पूर्वोत्तर के हिस्से हैं उसे बांग्लादेश में शामिल जो है वो किया जाए और एक नक्शा वो बताते हुए नजर आए जिसमें जो पूर्वोत्तर के भारत के राज्य हैं उसे वो बांग्लादेश का हिस्सा बताते हुए नजर आए। तो यूनिस सरकार के सलाहकार ने विवादित नक्शा दिखाया है, सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को इस नक्शे में बांग्लादेश का हिस्सा जो है वो दिखाया गया है। तो बांग्लादेश में एक तरफ कट्टरपंथी लगातार अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कट्टरपंथियों का दबदबा सरकार में किस कदर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो कट्टरपंथी हैं यूनिस सरकार में वो अब यूनिस सरकार के एजेंडे को तय कर रहे हैं। हालांकि कट्टरपंथी इस बात को जानते हैं कि अगर भारत सरकार ने कोई कड़ा रुख अख्तियार कर लिया इस प्रकार के पोस्ट्स पर तो फिर बांग्लादेश को लेने के देने पड़ जाएंगे और इसीलिए इस पोस्ट को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। इस पोस्ट को जो है वो डिलीट करवा दिया गया है वहां की अंतरिम सरकार की तरफ से। लेकिन ये पोस्ट किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं किया, ये पोस्ट भी किया है किसने, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पोस्ट बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनिस के सलाहकार जो है उनकी तरफ से सामने आया है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मोहम्मद यूनिस का भी स्टैंड जो है वो बांग्लादेश में मौजूदा हालातों को लेकर यही है जो इस वक्त नजर आ रहा है। तो वहीं भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश जो है वो टेंशन में है। बांग्लादेश की सीमाओं पर अब खतरा जो है वो मंडरा रहा है। बांग्लादेश की जमीन पर अराकान आर्मी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नींद को उड़ाकर रख दिया है। म्यांमार से अराकान आर्मी के आगे बांग्लादेश जो है वो पस्त नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां अराकान आर्मी जो है वो अब बांग्लादेश के लिए किस तरीके से मुसीबत बन रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो म्यांमार से सटी हुई बांग्लादेश की सीमा है वहां से अराकान आर्मी के जो जवान है वो विद्रोह करते हुए अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की यूनिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। जिस तेजी से अराकान आर्मी बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रही है उससे सवाल खड़े होने लगे हैं। कहीं मोहम्मद यूनिस का हाल भी राष्ट्रपति असद जैसा ना हो जाए, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर न भागना पड़े। ये बड़े सवाल जो है वो इस वक्त बांग्लादेश के सामने खड़े हैं। सूत्रों के अनुसार म्यांमार की अराकान आर्मी, जो कि एक प्राइवेट आतंकवादी संगठन है, उसने बांग्लादेश के तकनाफ रीजन पर कब्जा कर लिया है। और तो और बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है, बे ऑफ बंगाल पर, उस पर भी कब्जा कर लिया है। अगर ऐसी रिपोर्ट्स में कुछ भी सत्यता है तो ये आने वाले दिनों में बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल बांग्लादेश जो है एक अनस्टेबल कंट्री है। अंतरिम सरकार अभी तक अपनी आर्मी और पुलिस को और दंगाइयों को कंट्रोल में नहीं ला पाई है। ऐसे में अगर सेंट मार्टिन आइलैंड
अराकान आर्मी के कंट्रोल में चला गया है तो बांग्लादेश की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए उसे अराकान आर्मी से आज़ाद कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन मेहमानों से आपका मैं परिचय कराता हूं एक एक करके। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अरविंद सिंह जी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपुरोहित मधुर जी जो कि हिंदू धर्मगुरु है। मैं सबसे पहले शुरुआत जो है वो राजपुरोहित मधुर जी आप ही से कर लेता हूं, क्योंकि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, अभी तक चिन्मया दास को रिहाई की जो उम्मीदें हैं वो उस कदर मुनासिब होती हुई नजर आ रही है नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। अभी भी वहां के जो वकील हैं वो चिन्मया दास का केस लड़ने को तैयार नहीं है और जो एक वकील लड़ भी रहे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। देखिए, बांग्लादेश की जो घटना हो रही है और वो जो चिन्मय दास जी अभी छूटे नहीं हैं, वकील उनको नहीं मिल पा रहा है या जो लड़ भी रहा है उनके साथ जो बर्बरता हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है। रही बात की ऐसे कृत्य जो अभी बांग्लादेश में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार जो यूनुस जी बैठे हुए हैं उनके अभी दिमाग में ये चीजें पनप नहीं रही हैं कि ऐसी जो मानसिकता या फिर ऐसी विचारधारा को जो वो बढ़ावा दे रहे हैं वो कल को उन्हीं के लिए मुसीबत बन बैठेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार अब अपना कड़ा रुख कहीं न कहीं जाहिर कर रही है और समय रहते हुए ये 2025 नया प्रारंभ होगा, उससे पहले ही कुछ न कुछ ऐसा पूर्व विकल्प निकल करके आएगा जो कहीं न कहीं वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन होगा भारत की तरफ से। दूसरा यह भी होगा जो मठ मंदिर और तमाम प्रकार से बर्बरता हिंदुओं के साथ हो रही है उसमें भी कहीं न कहीं बहुत कुछ चीजें सामान्य रूप से देखने को मिलेंगी कि उसमें स्थिरता आएगी। और रही बात की जो अभी सरकार के एक सचिव के द्वारा किया गया जो पोस्ट है कि बंगाल और त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताना, घर के अंदर जब भीतर घात होता है, भारत जैसे राष्ट्र में रह करके बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण यहाँ जो है रह रहे लोग और वहाँ की सरकार करती है, वह कहीं न कहीं राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि ऐसे राज्यों में जहाँ जिस प्रकार से हिंदू के साथ या हिंदू बहन बेटियों या हिंदू पुजारियों मठ मंदिरों के साथ ऐसी बर्बरता बंगाल में जहां होती है और बांग्लादेश उस पर अपना चिन्ह बनाता है कि इसको बांग्लादेश में शामिल कर लेना चाहिए, मुझे लगता है वहां राष्ट्रपति शासन लागू करके और ऐसी सरकारों को वहां से ध्वस्त करके हटाना चाहिए। क्योंकि भारत में ही रह रहे लोग अगर इसी में अपनी ही थाली में खाएंगे, अपनी ही थाली में छेद करेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में राष्ट्र में इस तरीके की अराजकता और दूसरा देश तुम्हारे ऊपर निगाह बना करके, नजर बना करके रख रहा है, तो आप एक पनाह देने ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी जुड़ रहे हैं। माथुर साहब, सवाल यह है कि बांग्लादेश जब तक भारत के साथ था तब तक किसी भी बांग्लादेश के पड़ोसी देश की हिम्मत नहीं थी कि वो बांग्लादेश की तरफ आंख उठा सके। लेकिन अब जब बांग्लादेश अलग थलग है तब वो तमाम देश जिनकी भारत से बनती नहीं है, जिनमें आप पाकिस्तान का नाम ले ले, जिनमें आप चीन को भी शामिल कर सकते हो, और अब जब अराकन आर्मी की खबरें सामने आ रही है कि वो बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रहा है, तो ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए चंदन, जहां तक बांग्लादेश का प्रश्न है, अगर आप बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान से देखें तो लगभग 4000 से ज्यादा किलोमीटर भारत के साथ उनका बॉर्डर है और 270 किलोमीटर का बॉर्डर उनका म्यांमार के साथ है। अब वो जो म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है, जब म्यांमार में 2021 में मिलिट्री जुंटा ने वहां पर coup करके और सत्ता हथिया ली थी, उसके बाद से ये अरकान आर्मी जो कि अभी उन्होंने कहा कि आतंकवादी मुझे संगठन है, लेकिन ये एक संगठन है जो कि वहां पर मिलिट्री जनता के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने उस 270 किलोमीटर पे पूरा कब्जा कर लिया। ये मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूं कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर बांग्लादेश को कहीं से भी कोई जरा सी भी मदद की आशंका थी तो वो म्यांमार का छोटा सा बॉर्डर था और वो भी मेरे हिसाब से अब बिल्कुल सील हो चुका है। अब बांग्लादेश चारों तरफ से 1 किलोमीटर भी उनके पास ऐसा नहीं है जो कि किसी उनके दोस्त के कंट्री की तरफ से लैंड रूप से कोई मदद आ सके। देखिए, जब आप एक देश के रूप में सरवाइव कर रहे हैं तो आपको ये बात यकीन करने की बहुत आवश्यकता है कि जो आपके लैंड नेबर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप कम से कम वर्किंग रिलेशनशिप्स हो, जो आपकी ट्रेड रिलेशनशिप हो,
और जो आपकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, ताकि आपका ट्रेड इकोनॉमी सब फ्लरिश हो सके। आज की तारीख में बांग्लादेश पूरी तरह से आर्थिक रूप से एक गर्त में जाता चला जा रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि अब बांग्लादेश को उनको लगाम कसनी पड़ेगी उन लोगों के ऊपर जो कि पूरी तरह से लगातार भारत विरोधी बयानात कर रहे हैं और भारत विरोधी माहौल वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। कल किसी ने पोस्ट किया था कि भाई इंडिया का कोई रोल ही नहीं है 1971 की वॉर में। हास्यास्पद है। इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है। तो लेकिन परेशानी ये है कि मोहम्मद यूनिस जो है वो एक मेरे ख्याल से गूंगी बहरी कठपुतली हैं, और पाकिस्तान की आईएसआई और जमात इस्लामी पूरी तरह से बांग्लादेश के ऊपर हावी है, और वो वहां पर दे आर कॉलिंग द शॉट्स। अब आप देखेंगे जहां तक मिलिट्री का प्रश्न है, देखिए आप इस कितनी भी बड़ी आपकी मिलिट्री हो, जब आप इस प्रकार से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और समंदर भी भारतवर्ष का है नीचे, तो मुझे लगता नहीं है कि आपका कोई भी पॉसिबिलिटी है किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरी बात, इकोनॉमिक अफेयर्स में जो ट्रेड भारत के साथ होता था, आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। कई सारे उनके उनके जो पैरामीटर्स हैं उसमें बांग्लादेश वाज डूइंग बेटर देन इंडिया आल्सो, कई पैरामीटर्स। आप किसी भी विदेशी जगह चले जाएंगे, आपको मेड इन बांग्लादेश कपड़ों का, कई चीजों का भंडार मिलेंगे। अब वो सब रुक गया है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लगभग बंद हो गई। जो पाकिस्तान का हाल है वही का वही हाल आज बांग्लादेश का होने जा रहा है, हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें जरा भी उसमें रियल पॉलिटिक्स या मिलिट्री सेंस है, और उनको वो दे आर आस्किंग फॉर ट्रबल, दे आर आस्किंग फॉर चंदन। बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि बांग्लादेश की जो परिस्थितियां इस वक्त हैं वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान की तरह हो सकता है। ये ज्यादा दूर की पिक्चर जो है वो नजर नहीं आती अगर हालात बांग्लादेश नहीं सुधारेगा। अरविंद सिंह तेजावत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, सवाल ये है कि बांग्लादेश जो कि एक समय पूरी दुनिया के लिए एक प्राइम एग्जाम्पल था, ग्रोइंग इकोनॉमी था, टेक्सटाइल समेत तमाम क्षेत्र जिस तरीके से बांग्लादेश में बढ़े, उसके बाद से कट्टरपंथियों का बोलबाला धीरे धीरे ऐसा होता गया कि तख्ता पलट होता है। हालांकि तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकत है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर अब जो वर्तमान परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनकर सामने मौजूद है बांग्लादेश के, तो इसमें कौन सी तीन सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज है वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस वक्त बांग्लादेश के लिए? बिल्कुल, अभी माथुर साहब ने बांग्लादेश के बारे में कहा, बांग्लादेश की सरकार के बारे में कहा, और खासकर हमारे यहाँ पे मीडिया में भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। पर चंदन साहब, एक चीज दरअसल समझिए जी, वहां की जो सरकार है उसका नीचे लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स लीडर है उन्होंने वो जो ग्रास रूट पे जो लीडरशिप है उसको ऑक्युपाई कर रखी है। दूसरी बात यह कि वहां की सरकार के जितने भी जो लीडर्स है वो नौसिखिए हैं, उनमें किसी को भी लंबा मतलब कोई सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। यूनुस साहब आए हैं, या उनके जितने भी सलाहकार हैं उनके आप पिक्चर्स वगैरह देखिए, या अभी आपने जिनका जिक्र किया कि उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को अपने बांग्लादेश में वृहद बांग्लादेश को बताते हुए उसमें शामिल कर दिया। आप उनकी उम्र देखिए, उनमें से कोई भी ऐसा परिपक्व आदमी नहीं है जिसको यह पता नहीं है कि दरअसल डिप्लोमेसी क्या चीज होती है ना, देश के हितों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसे में ऐसी कमजोर सरकार का जो हश्र होता है वही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। तो यह चीज तो चंदन साहब समझनी पड़ेगी कि अभी बांग्लादेश में हालात क्या है। अब भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं? भारत के लिए ये है कि वहां पे विदेशी ताकतें आ रही है, अमेरिका और चीन दोनों ही वहां आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी बुलाया जा रहा था। पाकिस्तान हमारे लिए इतना खतरा नहीं है। कारण ये कि बांग्लादेश के हित कभी भी पाकिस्तान से जुड़ ही नहीं सकते हैं। इतना दूर देश है, कोई व्यापारिक संबंध दुरुस्त नहीं है, न किसी भी तरह से है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता है। खतरा असली है वह चीन और अमेरिका है। सेंट मार्टिन अगर वह म्यांमार की इन टेररिस्ट फोर्सेस के अगर अंडर में चला जाता है तो भारत के लिए वह ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि म्यांमार को किसी भी चीज के लिए कन्विंस करना या कंट्रोल करना भारत के लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। बांग्लादेश को कंट्रोल करना भारत के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए अगर वहां की जमीनों पे कोई पड़ोसी
कोई देश अगर कब्जा करते तो भारत को एक्शन में आना चाहिए और ये चीजें समझानी चाहिए कि देखिए आपके हितों के जो असली रक्षक हैं वो हम हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये समझा दिया और अगर बांग्लादेश की सरकार अगर हमारे चीजों को समझती है, अपने इंटरेस्ट को समझती है, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें दुरुस्त हो जाएगी चंदन साहब। बिल्कुल, जो परिस्थितियां हैं वो बांग्लादेश की सरकार के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और अंतरिम सरकार जब मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं तो उनके लिए भी ये देखने लायक है कि वो किस तरीके से बांग्लादेश को नॉर्मलसी की राह पर लेकर आते हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी लगातार बढ़ रहे हैं राजपुरोहित मधुर जी, वो क्या आज के समय में बांग्लादेश की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया? और जिस तरीके से कट्टरपंथियों पर चुप्पी है बांग्लादेश की सरकार की। देखिए, कट्टरपंथी यहाँ हमारे जो है भारत में भी आकर के रोहिंग्या के रूप में तमाम प्रकार से जो बर्बरता फैलाते हैं, तमाम आतंक फैलाते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। लेकिन हमारी सरकार, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ एक्शन में है, लेकिन अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उनको सह मिली हुई है। तमाम चुनावों में उनके जो है निर्वाचन कार्डों को और आधार कार्डों का एक जरिया लेकर के अपनी सरकार बनाने का लोग काम करते हैं अपना। लेकिन ऐसी बर्बरता, ऐसी जाहिलियत अगर दिमाग में पनप रही है और साथ-साथ बर्बरता युवा लोग कर रहे हैं, तो अभी जैसे बता रहे थे कि पाकिस्तान से इतनी दूरी है, उसका संबंध इतना ज़्यादा नज़दीकी है नहीं। लेकिन कहते हैं कि एक-दूसरे को कॉपी करना, एक ऐसी कौम है, जब ये टोपी धारक एक-दूसरे को देख लेते हैं, तो उसी को कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। और परिस्थितियाँ क्या होती हैं कि हम तो सनम डूबे, तुमको भी ले डूबे, वही परिस्थिति होती है। पाकिस्तान की जो अभी कुछ समय पहले जो हाल हुई थी, आज बांग्लादेश उससे ज़्यादा कहीं न कहीं एक विकट विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। और जब कहते हैं कि युवा, अगर देश का युवा जागृत हो गया एक अच्छे विकास के पथ पर, तो वो देश कहीं न कहीं जो है अपना नाम, यश, कीर्ति, गुणगान स्थापित करता है। लेकिन एक युवा जो है देश का, अगर बर्बरता की तरफ चला जाता है, उसकी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो जाती है धर्म, पंथ, समुदायों को लेकर के, तो कहीं न कहीं देश और देश का जो भविष्य है, वह गर्त में चला जाता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार, हम लोग जो अपनी तरफ से आह्वान कर रहे हैं और जो राष्ट्र हमारा चाहता है, एक शांति स्थापना, एक समरसता की बात करता है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, देश है, और उसी को हम लोग लेकर के चलते हैं और शांति की कामना भी करते हैं, मानते भी हैं इन चीजों को। लेकिन भारत को कुछ कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक मिसाल, एक ऐसा जो है वजूद स्थापित हो कि कहीं न कहीं ऐसे देशों में इस तरीके से हिंदुओं के साथ जो अराजकता फैल रही थी, तो उसमें भारत जैसा एक ऐसा हिंदू राष्ट्र आया और सामने आकर के ऐसा एक्शन लिया। यह प्रत्येक देशों में एक बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक जवाब होना चाहिए, जो कि अन्य देशों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब वो स्थापित हो कि वो हमेशा के लिए सोचें उस विषय को। ठीक है, कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है अनुज सर कि जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में, उसमें मिलिट्री तौर पर अगर हम बात करें तो हम एक चीज देखते हैं कि जो भारत से सटे तमाम बॉर्डर्स है उस पर बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो अपनी एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रखती हुई नजर आती है। TB2 जैसे ड्रोन्स की तैनाती जो पश्चिम बंगाल बॉर्डर्स है उन पर की जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक हिस्सा जो म्यांमार से उसका लगता है, वहां पर उसका नियंत्रण जो है वो नजर नहीं आता है, और अराकान फोर्स जो है वो उस हिस्से से बांग्लादेश के अंदर जो है वो दाखिल होती है, और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया है। तो भारत को लेकर जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसका स्टैंड आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो भारत से सटे तमाम बॉर्डर्स पर संदेश देना चाहता है अपनी फोर्स को स्टैंड बाय मोड पर रखकर, ना कि उन जगहों पर जहां पर उसको वास्तविक रूप से खतरा है, जहां उसके क्षेत्र को कब्जाया जा रहा है? चंदन, देखिए, आपको एक बात मैं बिल्कुल साफ तौर पे बता दूं कि आप अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज कब करते हैं या ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे मनूवर्स कब करते हैं जो कि इस बात को संदेश देते हैं, इस बात का कि हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, वो तब करते हैं जब आपको खुद पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई मिलिट्री भावना है, वो पहले से तैयारी करके रखते। देखिए, आज की जो परिस्थिति है, बांग्लादेश की जो सरकार है वो भी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स, उनको भी पता है कि जो तमाम चीजें वो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, हम बाबर और अकबर के जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, 55 साल पहले, 53 साल पहले की बात है, जब आपके देश को आजाद करवा करके भारत की सेना ने हजारों सैनिकों का बलिदान करके बांग्लादेश को बनाया था। इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि किसने किया था और किसने नहीं किया था। वो बांग्लादेश की भूखी नंगी आर्मी जो पिछले 9 महीने से टिक्का खान के
उसमें काम कर रही थी, तड़प रही थी, पिट रही थी, वो 93,000 लोगों का सरेंडर करवाएगी? हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण है। तो ये जो इनका मनूवर दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि उनको पता है कि जो उनके स्टेप्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या पीपल लेवल पे हो, वो तमाम चीजें गलत हैं। इसलिए उन्हें अंदेशा है कि कहीं ना कहीं, जैसा अराकान आर्मी ने ऑलरेडी कर दिया, कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी ऐसा ना करे, इसलिए वो थोड़ा बहुत मनूवर करके बताना चाह रहे हैं। आप भारत की और बांग्लादेश की सेनाओं को कंपेयर करने का तो सोचिए भी मत, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। उनको बिल्कुल पूरी तरह से हम छोड़ दें। आप मिलिटरीली बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर सकता भारत का, कुछ भी। अब हमको क्या करना चाहिए? देखिए चंदन, हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि अब बांग्लादेश जो है वो प्रयास करेगा कि इन बॉर्डर्स, क्योंकि कई 100 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो फेंस्ड भी नहीं है इंडो बांग्लादेश का। आई होप यू आर अवेयर। तो वो आतंकवादियों को और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं, खास करके जो जो जो, जो 27 किलोमीटर का चिकन स्नेक एरिया है, उन एरियाज को हमको सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि कोई किसी प्रकार का मूर्खतापूर्ण एक्शन बांग्लादेश की तरफ से थोड़ा सा डिजास्टरस हो सकता है। तीसरी बात यह है कि हमको उनके साथ एंगेज करना चाहिए, एंगेज पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पीपल टू पीपल लेवल पे। अभी जैसे 16 दिसंबर को वहां से 7-8 लोग भारत आए, भारत से कुछ लोग जो कि 71 के वॉर के वेटरन्स हैं वो वहां गए। तो हमको जब ये इन लेवल्स के ऊपर बातचीत करी जाएगी और उनको कन्विंस करने का प्रयास किया जाएगा, जैसे कि तेजावत साहब कह रहे थे कि कन्विंस करने का प्रयास किया जाएगा कि आपको मित्रता किससे रखने में लाभ है, पाकिस्तान से जो कि 2,500 किलोमीटर दूर है, या भारतवर्ष से जिसके 4096 किलोमीटर से आप जुड़ सटे हुए हो। तो कोई भी देश। और तीसरा सवाल यह है कि वो जो कॉपी पेस्ट की बात हो रही थी, आप देखिए जो कॉपी पेस्ट है, अगर वो सही लोग होते, सही मुसलमान होते, तो वो कॉपी पेस्ट यूएई को करते, वो कॉपी पेस्ट सऊदी अरबिया को करते। आप देखें किस प्रकार से यूएई, सऊदी अरब तेजी से इकोनॉमिकली एडवांसमेंट करते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, इन देशों ने इस बात को रियलाइज किया है कि उनके जो इकोनॉमिक हित हैं, जो आर्थिक हित हैं, वो सर्वोपरि है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, बाकी तमाम चीजें बिल्कुल। और बांग्लादेश भी एक समय तो उसी राह पर चल रहा था जहां वो अपने इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले देखता था, लेकिन जिस तरीके से तख्ता पलट होता है और उसके बाद कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ता है, ये बांग्लादेश की पूरी पिक्चर को बदलता हुआ नजर आता है। ऐसे में अरविंद सर, आपसे सवाल रहेगा और आपके साथ इसी सवाल के साथ चर्चा को हम समाप्त भी करेंगे। वो ये है कि ये एक एप्ट टाइम है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए ये समझ जाने का कि भारत को इग्नोर करके, भारत से दुश्मनी मोल करके बांग्लादेश जो है वो सरवाइव कर जाए, इसकी संभावनाएं बहुत मुश्किल है। बिल्कुल चंदन साहब, देखिए अभी जो जरूरत है भारत को, वो दरअसल इन चीजों का जो समाधान है वो डिप्लोमेसी के स्तर पर ही निकलेगा। इसका मतलब अगर हम अपनी फोर्सेस वगैरह वहां पे तैनात कर देंगे या और, तो उसमें वो पहले से ही डरा हुआ देश है, उसमें और दरअसल हम डर पैदा कर देंगे। और ऐसे में हमें हमारी जो सुरक्षा का तो ख्याल रखना ही है। खासकर अभी जो माथुर साहब ने जो चिकन नेक का जिक्र किया, वहां पे हमारी अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं, उस पे अपने वहां पे हमें चाक चौबंद होना पड़ेगा। पर उसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर डर पैदा ना हो, ये कोशिश करनी होगी। और दूसरी बात ये कि वो जो ड्रोन वगैरह ये जो सब कर रहे हैं, वो दरअसल वहां की सरकार की मंशा नहीं है, वो जो विदेशी ताकतें हैं, करेक्ट, वो उसको अपने प्रेशर में करवा रही है। चाहे वो उसको कुछ आर्थिक लालच दे दिया या किसी तरीके का डर दिखा दिया या कुछ चीजें दिखा दी, तो उस लिए कर रही है। तो खुद बांग्लादेश को पता है कि भारत से कहाँ वो जीत पाएगा ड्रोन वगैरह। अभी माथुर साहब ने भी इसका जिक्र किया है। भारत को इस स्थिति में बहुत ही सफलतापूर्वक निकलना होगा। बांग्लादेश को बताना होगा कि आप हमारे मित्र हैं, हमने हजारों सोल्जर्स आपके लिए बलिदान किए बिल्कुल हैं। मित्र हैं, ये तो बताना ही होगा अरविंद सर। साथ ही साथ ये भी एहसास कराना होगा कि
हमें इग्नोर करके आप अगर सोच रहे हैं कि आप कोई तरक्की कर सके या फिर आपके देश में शांति हो सके, वो असंभव सी परिस्थिति है आपके लिए, यानी बांग्लादेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर आपका, और राज पुरोहित, मधुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।